वेलकम बैक टू वर्ल्ड कार्ड। आपको मजे आ रहे हैं? क्योंकि हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं। और वो मजे इसलिए आ रहे हैं, खैर, क्योंकि हमारा मीडिया से ताल्लुक है और हम मीडिया में काम करते हैं, तो मीडिया की तो इसके बाद लॉटरी लगी हुई है जो हो रहा है सब कुछ। तो हम भी मीडिया के ही लोग हैं, तो हमें भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि खबरें यूं 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 गिर रही हैं। और अभी आपको एक खबर से आप डील कर रहे होते हो तो साथ ही दूसरी खबर आ जाती है। हम्म। और वो सारी खबरें आपको पता है इस चीज के बारे में कि नो कॉन्फिडेंस मूव में क्या होगा, पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च हो रही है और पीटीआई जो है वो कुछ बिखर सी रही है, टूट रही है, चूर हो रही है। तो वो सारी खबरें जो आ रही हैं और उनके ऊपर जो इमरान खान साहब का रिएक्शन भी आया है, ये सब कुछ जो है ये पिछले 4-5 दिनों में इतना स्पीड अप हो गया। और आज का दिन जो है वो आपको पता है कि आज अलीम खान जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब से मिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं कि कौन पीटीआई को छोड़ रहा है, कौन पीटीआई में रह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या नहीं बन रहा, मैम जरा बताइएगा कि जो एक्चुअल पीटीआई के एलाइज हैं पीएमएलक्यू, उन्होंने आज क्या बयान दिया। देखिए, जो जराये के मुताबिक ये रिपोर्ट हो रहा है कि चौधरी बरादरान ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक्चुअली पीटीआई को ये मशवरा दिया है कि वो बड़े सियासी फैसले लें। और उनका ये कहना है कि हालात ऐसे हैं, ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, कि जो सियासी हालात हैं इसका तकाजा है कि हुकूमत पहले फैसला ले। हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है सियासत में इसको बरतरी हासिल हो जाती है। तो ये जो है ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट बयान है फ्रॉम पीटीआई's allies, द पीएमएलक्यू उनकी सेंटर में भी एलाय है और वो उनकी पंजाब के अंदर भी एलाय है। तो ये अब देखते हैं कि पीटीआई इसको किस तरीके से देखती है, क्या वाकई वो कोई बड़े फैसले लेती है या फिर क्या क्या जिस बड़ा तरह। सियासी फैसला होगा जो पीएमएल की चाहती होगी पंजाब में वजीर आला। नहीं बेनजीर, वैसे मेरा ख्याल है कि उनका जो बड़ा मशवरा है ना वो ये है या होगा कि आप असेंबलियां तहलील कर दें नो कॉन्फिडेंस से पहले। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो ये कह रहे हो कि आप अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब को उनको मनाएं और उनके साथ भी कुछ चीजें तय कर ले। तो वो तो महमूदुर रशीद गए हैं ना, वो नहीं, उनको मनाने तो नहीं गए, लेकिन वो पॉसिबली काउंटर करने के लिए वो, और सुना है कोई और भी 2 मिनिस्टर्स पंजाब के गए हैं पीटीआई के परवेज इलाही साहब के पास काउंटर करने के लिए, लेकिन कोई दाल गली नहीं है मेरा ख्याल है। आज एक और भी जो खबर जो चल रही थी वो ये थी कि क्योंकि अलीम खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास कोई तकरीबन 40 एमपीएज हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप में कोई तकरीबन 30 एमपीएज और एमएनएज है, तो इनको मिला के एक बड़ा तगड़ा ग्रुप बनेगा। और फिर ये जो ग्रुप है ये मुतालबा अपोजिशन से ये करेगा कि हमें सीएमशिप दें पंजाब की, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास होता है और एक अबूरी हुकूमत आती है। तो इसके क्या चांसेस लगते हैं आप लोग कि अलीम खान साहब जो हैं वो अपोजिशन के कैंडिडेट हो सीएम पंजाब के लिए? देखिए, कोई होने भी को तो बोल कुछ भी हो सकता है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है बेनी जी, क्योंकि ये ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अभी देखते हैं कि बनता क्या है, क्योंकि वाकई ही हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस दिन आएगा, क्या वो स्पीकर के खिलाफ पहले आएगा या वजीर आजम के खिलाफ पहले आएगा, या उससे पहले पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत चली जाएगी पीटीआई की, बहुत कुछ बहुत तेज, या फिर हुकूमत जो है वो दोनों बचाने में कामयाब हो जाएगी, पंजाब भी और सेंटर भी। तो चीजें तो बहुत सारी हो रही हैं, सामने आती हैं। लेट्स सी कि होता क्या है। मुझे तो, मैं अपनी अगर पर्सनल राय आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जरा पीएमएलक्यू को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है मीडिया की तरफ से भी। पीएमएलक्यू के पास एमएनएज हैं, अच्छे खासे एमएनएज हैं नेशनल असेंबली में। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ऑपोजिशन को कोई तकरीबन 10 से 11 एमएनएज चाहिए। पता नहीं अगर अली वजीर साहब को नहीं इजाजत मिलती, वो नहीं आके वोट डाल सकते, तो तकरीबन 11 एमएनएज चाहिए। तो अगर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और अलीम खान साहब का ग्रुप भी शामिल हो जाता है ऑपोजिशन के साथ, तो ये तकरीबन क्या 8 से 9 एमएनएज होंगे। तो फिर भी आपको इत्तेहादियों की तो जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि परवेज इलाही साहब का बहुत क्लाउट भी है पंजाब में। वो स्पीकर का जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको जरा जरूरत से ज्यादा उनको वोट पड़ गए थे। और अगर आप जहांगीर तरीन साहब का या अलीम खान साहब का जो ग्रुप है उसका प्रोफाइल निकाले, तो वो ज्यादातर थे तो पहले क्यू लीग में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्यू लीग अभी गेम से आउट नहीं हुई। देखिए, इस सब में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो हम खामोशी का मामला सुन रहे हैं या न्यूट्रलिटी का मामला सुन रहे हैं, ये बहुत पहले हमने ये देखा है कि जब से ये हुकूमत आई, इस हुकूमत है अपने एलाइज को ये साथ लेकर नहीं चली। एलाइज को बड़े जगहों पे और इवन अपने पार्टी के अंदर के लोगों को ऑफेंड भी किया है और उनके साथ जरा इस तरीके से उनके रिलेशनशिप को खास अच्छे नहीं रहे, क्योंकि सेम पेज था उस वक्त।
जो सेम पेज की ताकत है, क्योंकि अब वो शायद कहने को तो यही आ रही है कि वो चली गई है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो खुद हाथ पांव मार रही है। तो इसी वजह से ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर सेम पेज होता तो मेरा ख्याल है कि नौबत यहाँ तक ना आती। हमें मालूम है पहले भी बहुत बयानात जो है शोला अंगेज दिए जाते थे, लेकिन सेम पेज की वजह से बचत हो जाती थी। तो इस बार जो बचत के चांसेस अगर इस वजह से थोड़े से जो थोड़े से जिसको कहते हैं पंजाबी में डावाडोल है, तो ये उस वजह से लग रहा है कि सेम पेज खामोश है। अच्छा, तो सेम पेज की वजह से वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को लग रहा है कि फ्रैंकली स्पीकिंग उनको ने ही स्टार्टेड फीलिंग द हीट। रीमा, आपने सुनी थी उनकी संडे वाली तकरीर? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो पिछले हफ्ते डेढ़ से हुकूमत की या प्राइम मिनिस्टर साहब की मुझे बहुत ज्यादा लग रही है कि वो डरे हुए हैं। आज शेख रशीद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी भी वैसी ही बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी उसी तरह की बातें करते जैसे कल वजीर आजम साहब ने की। बहुत से लोगों का कहना है वो ऑपोजिशन की स्पीच लग रही थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट, क्या आप इलेक्शन मोड में जा रहे हो, उस तरह की स्पीच थी। लेकिन जो भी उनकी वजूहात हो, मैं तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी खौफजदा हूँ, क्योंकि जो भी हो अमेरिका के साथ, वेस्टर्न ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन के साथ आपका एक बहुत पुराना एक राब्ता है, एक टाइज है, जिससे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बेनिफिट अभी भी मिलता है। आप कोविड के दौरान देख लें, आपको यूएस से कितनी वैक्सीनेशंस मिली, एज एड मिली। चीन, जिसको हम अपना नया साथी बनाना चाहते हैं, उनसे उतनी नहीं मिली, उनसे हमें कुछ तो खरीदनी पड़ी। फिर आप देख लीजिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, चीन अपने बहुत अनफॉर्चुनेट, उनके जो इंजीनियर्स उनमें मारे गए, उनके लिए कॉम्पेंसेशन उन्होंने मांगी कि आप $38 बिलियन हमें दें। तो हम लोग जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि वो हमें इज्जत नहीं देते, इसलिए हम उनके साथ उस तरह के रिश्ता अब नहीं रखना चाहते, उसकी कॉस्ट पे हम रूस और चाइना के करीब होना चाहते हैं, वो किस वजह से है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चीन और रूस आपको बहुत इज्जत देंगे? और फिर मुझे जो वजीर आजम साहब की पूरी बात थी, देखिए शुरू हुई वो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स के, कुछ ममालिक के एम्बेसडर्स के पाकिस्तान को खत पे। पाकिस्तान का एतराज ये था कि ये डिप्लोमेसी तो ऐसे नहीं होती, आपने खत लिख लिया, वो ओपन हो गया, आपने मीडिया को दे दिया। तो क्या वजीर आजम साहब ने उसका जवाब जो एक चार्ज्ड क्राउड के सामने एक स्पीच में जिस तरह दिया, क्या वो डिप्लोमेसी है? उन्होंने डिप्लोमेटिक जरिया जो है वो अपनाया। तो अब आपस में भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, उनकी तनकीद और उनका जो कॉन्डक्ट है उसमें। फिर फाइनली उनकी जो पूरी बात थी उसमें देखिए, मिलिट्री हमारी इस्टेब्लिशमेंट का तो नाम ही नहीं था। आप जब ड्रोन अटैक्स की बात करते हैं, 9/11 के बाद पाकिस्तान जो यूएस कैंप में गया, उसमें क्या मुशर्रफ साहब का कोई रोल नहीं था? क्या तब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया या जरदारी साहब ने फैसला किया कि पाकिस्तान किस साइड पे जाएगा, क्या होगा? तो जो आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, उनका आपने नाम नहीं लिया, आपने नवाज शरीफ और ऑपोजिशन को ब्लेम करके कह दिया अब हम आजाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें, और सिर्फ प्रिंसिपल लेवल पे नहीं, मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये पाकिस्तान को बहुत हर्ट कर सकती है। अच्छा, मुझे जो वजीर आजम की तकरीर थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। दो पहलू हैं इसके। एक तो मेरे ख्याल से जो पीटीआई की और वजीर आजम की जो अब स्ट्रैटेजी है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है। स्ट्रैटेजी है डिस्ट्रैक्ट एंड अटैक। डिस्ट्रैक्ट करें आप, मुल्क के जो माशी हालात हैं उनसे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें, जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करें, और अटैक करें आप जिसको अटैक कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आए। आप यूरोपियन यूनियन को पे हमला करें, आप अमेरिका पे तनकीद करें, आप ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले, लेकिन आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लें। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक टीजर था, एक ट्रेलर होता है ना एक मूवी से पहले जो आपको थोड़ा सा बताता है कि मूवी में क्या होने लगा है, ये एक टीजर था कि अगर आपने मुझे निकाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो मेरा जो बयानिया होगा वो ये होगा, जो एक किस्म की कैसे कहते हैं, अब रिसाइकलिंग हो रही है पुराने बयानिया की कि वो तो चोर हैं, वो तो डाकू हैं, और उसमें जरा एक नई चीज शामिल हो गई है कि मैं तो इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ मुल्क के लिए। ये जो है इनकी वजह से हम झुके हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो झुकी हुई है। अच्छा, मजे की चीज ये है कि हमारी अगर इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती तो 2019 में आपको याद था एक मलेशिया ने एक समिट की थी जिसमें टर्की भी गया था और हमारे वजीर आजम नहीं गए थे। और हम क्यों नहीं गए थे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में बताया था क्योंकि हमें सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने कहा था कि आप नहीं जा सकते। तो ये थी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी।
तो ये मेरे ख्याल से एक टीजर है, बड़ा इंटरेस्टिंग टीजर है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि शौकत तरीन साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद हम सितंबर तक IMF के प्रोग्राम से भी निकल जाए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैसे लगता तो नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि हम IMF के प्रोग्राम से निकलें, लेकिन ये भी इस्तेमाल किया जाएगा और हमें बाद में बताया जाएगा कि देखिए हम तो IMF के प्रोग्राम से निकलने लगे थे, ये आई है दूसरी हुकूमत, इन्होंने हमें वापस ले गए हैं IMF के पास। ये आई दूसरी हुकूमत, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ा दी, इन्होंने बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ा दी। तो ये एक, जैसे आपने रीमा कहा, ये इलेक्शन की बस तैयारी है और एक बयानिया बनाया जा रहा है, क्योंकि और तो कोई बयानिया है नहीं। देखिए, आप देख रही होंगी कि पीटीआई जो है वो इस वक्त जो बातें जो पीटीआई के लीडर्स से भी आ रही है, और वो यही आ रही है कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं, तो इसलिए ये सब कुछ एक इंटरनेशनल साजिश के तहत हो रहा है। यानी कि अगर तहरीक अदम एतमाद भी आती है, अगर हुकूमत जाती भी है, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने ये भी धमकी दी ऑपोजिशन को कि अगर नाकाम होगी तो फिर जो है, उन्होंने उनको वार्निंग दी है। तो एक तरफ तो वो मेरे ख्याल में ये भी दोनों चीजों की स्ट्रैटेजी है कि अगर गए तो ये बात करेंगे कि ये वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी थी और जो लीडरशिप ऑलरेडी है, यानी कि अपोजिशन जो सारी की सारी है, वो वेस्ट की गुलाम है, और हम जो है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट चीज कर रहे थे तो इस वजह से हमें निकाला गया। और दूसरी तरफ ये कि अगर वो बच गए तो फिर वो अपोजिशन के पीछे जिस तरीके से आएंगे, फिर जो पकड़ धकड़ होगी, फिर जो है वो एक बदला लिया जाएगा कि उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने सोचा भी कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो ये दोनों चीजें सब चल रही हैं। हुकूमत जो है वो तो वो इलेक्शन कैंपेन मोड में रही है, जिस तरह की स्पीचेस आए रोज जो है वजीर आजम साहब कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तो उससे तो लगता तो ये है कि इलेक्शनों की तैयारियां तो हो रही हैं और इस सब के लिए वो तैयार तो बैठे। अच्छा, मुझे तो ये है कि वजीर आजम साहब को अब हमें पता है कि या हमें कहा जा रहा है, या मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि नेशनल असेंबली में से 2 ऐसे MNAs हैं जो PTI के हैं, लेकिन जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी में स्विच करना चाहते हैं। सो दे आर ऑल्सो नाउ इन दी ऑपोजिशन कैंप। ये तो हमने सुना है और देखा भी, मतलब पढ़ा है हमने, स्टोरीज आई थी। अच्छा, लेकिन ये है कि वहां पे भी लोकल लेवल पे कुछ शुरू हो रहा है। वहां पे भी MPs जो है ना, वो अब एक तरह से, क्योंकि ज्यादा अटेंशन इससे पंजाब पे है, तो वहां से भी आ नहीं रही, लेकिन कहा ये जा रहा है, रिपोर्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं कि वहां पे भी MPs जो हैं KP में, वो बगावत के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब ये पता नहीं कितना इनका नंबर है, ये कितने लोग हैं और इनकी क्या डील हो रही है। जो सुनने में अभी भी आ रहा है ये कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी से JUIF से डील हो रही है कि आप हमें टिकट देंगे तो हम ठीक है, हम भी छोड़ने को तैयार हैं। तो एक पंजाब असेंबली जैसी सिचुएशन शायद KP असेंबली में भी बन जाए। वी डोंट नो येट, लेकिन अच्छा, मैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका नताशा। सिर्फ इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगी क्योंकि अभी तक जो स्पेकुलेशन हो रही थी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल सारी बातें करेंगे, तो फिर क्या होगा कि क्या सिर्फ सेंटर की हुकूमत वहां पर अगर अर्ली इलेक्शन पे एक कंसेंसस भी बनी ऑपोजिशन के अंदर कि शायद अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिया जाए, तो अगर सेंटर के अंदर करेंगे तो बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनका क्या? क्योंकि पंजाब में तो अगर रद्दोबदल होगी तो वहां पर ऑपोजिशन की जमातों के साथ या LS जिस तरीके से भी उनकी हुकूमत बनेगी, वो तो अगर इलेक्शंस कॉल करेंगे कि नहीं। फिर सिंध में पीपल्स पार्टी देखना है कि क्या वो भी करेंगे कि नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सारे यही बात कर रहे थे कि वहां पर PTI की हुकूमत है, तो अगर ये तो नहीं हो सकता कि 3 असेंबलियों के यानी प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस हो जाए और सेंटर के हो जाए और एक असेंबली ना करे। मतलब हो तो सकता है, इसमें आईनी तो कोई बार नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जो हिस्टोरिकली जिस तरह से होता है। तो फिर ये वाली जो आपकी खबर है ये इंटरेस्टिंग है कि अगर इस तरफ भी जा रहा है कि PTI के लोग अगर KP में JUIF की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या उनकी हुकूमत बरकरार रहती है कि नहीं। तो क्या उधर भी इलेक्शंस जो है उसी वक्त होंगे जब फेडरल लेवल पे होंगे और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज के हो रहे होंगे। अच्छा, एक और बड़ी चीज थी इस ये जो तकरीर थी वजीर आजम की, लग रहा था कि वो भी जरा ऑपोजिशन पे थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो PTI के MNAs हैं, 24 हैं या 20 हैं या जितने भी हैं, ये ज्यादातर हैं तो पंजाब से और ये ज्यादातर है साउथ पंजाब से। तो वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि हम बड़ी जल्द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और रख रहे हैं नेशनल असेंबली पे, और फिर देखते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारी हिमायत करती है नहीं। मजे की बात यह है कि 4 साल गुजरने के बाद आपको याद आया कि वो एक जनूबी पंजाब का हमने सूबा भी बनाना था
अब आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पता नहीं हमारा साथ देती है नहीं। तो मेरे ख्याल से वजीर आजम भी थोड़ा सा देखें, हुकूमत हुकूमत ही होती है, वो मेरा नहीं ख्याल है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। वो भी अपनी जरा काउंटर ऑफर्स कर रहे होंगे। जो भी ये 24-20 MNAs हैं, ऐसा हो तो नहीं सकता कि हुकूमत को नहीं पता कि वो कौन है। तो जाहिर सी बात है हुकूमत भी इनसे राब्ते में होगी, इनको जरा ऑफर कर रही होगी, जिसकी बेहतर ऑफर होगी मेरे तो ख्याल से इत्तेहादी भी वो ले लेंगे और PTI के MNAs भी वो ले लेंगे। देखिए, हुकूमत के पास बिल्कुल बेनज़ीर हमेशा एज तो होता है। एक सिटिंग गवर्नमेंट के पास जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज, जो पॉलिटिकल टूल्स और ये सब कुछ जो होता है ना, ये हुकूमतों के पास ही होता है। वो लेकिन जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, उससे ये तो पहली बार देखा जा रहा है ना, ये PDM के टाइम हमने नहीं देखी थी इस तरह की हलचल, क्योंकि वही सेम पेज वाली बात। उस वक्त जो है वो सेम पेज के अंदर दरारें नहीं थी। इस वक्त एक खामोशी और दरारों के वजह से जो ये हलचल है, इसमें हुकूमत वाकई हाथ पैर तो मार रही होगी और सिटिंग गवर्नमेंट है, एज जरूर है। लेकिन देखते हैं कि आइंदा चंद दिन, जैसे रंदाशा ने शुरू में कहा था, हम मीडिया वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोज कुछ नई डेवलपमेंट होती है और एक दिन में कितनी कितनी डेवलपमेंट हो जाती है, पता ही नहीं चलता ट्रैक। बल्कि एक और डेवलपमेंट ये भी है ना कि सेम पेज शायद अमेरिका जा रहे हैं विजिट पे। ये भी एक मजे का वाक्य होने लगा है कि शायद सेम पेज है वो अमेरिका जा रहा है विजिट पे। तो खैर बहरहाल देखिएगा कि क्या होता है। अभी सिर्फ हमें अलीम खान साहब का, जहांगीर तरीन साहब का और कुछ नाम, मेरा ख्याल है एयरवन ने एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें उन्होंने कुछ नाम दिए थे फैसलाबाद डिवीजन और उसके इर्द गिर्द के कुछ MNAs के नाम दिए थे, 7 MNAs के, कि ये हैं जो PTI छोड़ना चाहते हैं या जो ऑपोजिशन की साइड पे शायद हो जाएं। तो अभी तो ये सब चंद नाम सामने आए हैं। तो देखें, एक डोमिनोज इफेक्ट होता है अंग्रेजी में, कि वो आप अगर देखें उसकी बड़ी मजे की वीडियोस होती है, बंदा घंटों देखता रह सकता है। डोमिनोज इफेक्ट होता है कि पहला गिरता है तो फिर सारे ही गिर जाते हैं। तो क्या वो होगा और क्या इमरान खान साहब इसको रोक पाएंगे? सो वील फाइंड आउट वेरी सून अपेरेंटली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।